गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी सिलेबस के तहत कक्षा 8 में भूगोल का चैप्टर जो 2 है उसके अंतर्गत हम मृदा के बारे में जानेंगे एवं हमने पिछले टॉपिक में मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा जो है उसको किस प्रकार से कौन कौन से तत्व कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में जाना था। आज के अध्याय में आज के इस टॉपिक में हम जो है मृदा निर्माण के कारक, मृदा किस प्रकार से बनती है उस निर्माण के कारक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा निर्माण के कारक। मृदा जो है मुख्य रूप से सेल, जनक सेल जो होती है वो कारक है मुख्य मृदा निर्माण का। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। जलवायु एक प्रकार से मुख्य कारण माना जाता है। क्रियाकलाप देखिए इधर, भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारे आसपास हम खेत में जाएंगे तो हमें अलग मिट्टी नज़र आएगी और खुली जो बंजर भूमि है उस पर हमें अलग मिट्टी मिलेगी। कहीं निर्माण काम चल रहा है तो वहाँ जो रेत होती है वो एक प्रकार से बलुई मृदा है, अलग मिट्टी है। नदी किनारे जाएंगे वहाँ पर हमें अन्य प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। सड़क किनारे अलग प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। तो ये सभी प्रकार की मिट्टियाँ अलग अलग प्रकार से होती है। मृदा निर्माण के अन्य कारक जो बता रखे हैं, मृदा निर्माण के अन्य कारक जिसके अंतर्गत स्थलाकृतिक जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होती है। अन्य अन्य स्थानों में मृदा जो है निर्माण के अन्य कारक जो होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाए जाते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण। मृदा अपरदन और क्षीणता, मिट्टी का कटाव मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मानव भी एक कारण है। मृदा अपरदन और मिट्टी की कमी का, मिट्टी में अनुपजाऊता का और प्राकृतिक कारक दोनों ही कारण माने जाते हैं। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, वनों की कटाई, वनों का खत्म होना, अतिचारण, पशुओं का ज़्यादा से ज़्यादा चारण जो है इसके ये भी जो है मिट्टी कटाव को प्रभावित करता है और मिट्टी की क्षीणता को प्रभावित करता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। खेतों में किसान अधिक उपज के लिए क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद और उर्वरकों का, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो मिट्टी के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार से हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां बता रखी हैं। सबसे पहली है मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है देखते हैं। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल जो होता है उससे ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता जो होती है वो रुकी रहती है। दूसरा बता रखा है वेदिका फार्म। ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट जो सतह होती है फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है। वेदिका वाली जो बता रखा है वेदिका, ये इस प्रकार से होता है। वेदिका सीढ़ी नुमा थोड़ी बना करके खेती की जाती है। तीव्र ढाल बनाए जाते हैं जिस पर समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई के अंतर्गत क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है।
इस प्रकार से। अगला है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मिट्टी के कटाव को, मिट्टी को उड़ने से, उखड़ने से, वहाँ से वृक्षों को अगर एक कतार में लगा दिया जाएगा तो जिससे तीव्र हवा से भी वो जो एक बार तो रुक ही जाएगा, मृदावरण को हम बचा सकते हैं। समुच्च रेखीय रोधिकाएं। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ भी बनाई जाती है। कुछ उदाहरण दे रखा है एक प्रकार से चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चट्टान बांध जो होता है जल के प्रवाह को, तेज गति से आता है, उसके प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत थी 3850 घन किलोमीटर किमी एक वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किमी प्रति वर्ष से भी अधिक हो चुकी है, यानी कि लगभग दुगुना हो चुका है जो खपत है जल की वह मानव उपयोग के लिए। इसलिए हमें पता है मानव अत्यधिक मात्रा में जल का विदोहन कर रहा है, दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारी जगह पर हमें देखा जाता है और कहीं कहीं पर जो है पीने योग्य जल भी उपलब्ध नहीं होता है। आगे देखते हैं जल के बारे में। जल सभी जानते हैं और जल का उपयोग सभी दैनिक जीवन में करते हैं और सर्वथा ये उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, प्राणियों के लिए, वनस्पति जगत के लिए। जल नहीं तो फिर कल नहीं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय भी बोल सकते हैं इसको अपन, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन एक प्रकार से, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये असमाप्य भी है। हर वर्ष बारिश के समय में पानी आता है, वापस ग्रीष्म ऋतु तक समाप्ति होती है और फिर से आ जाता है। यानी कि इसका उपयोग हम करेंगे, अगर अधिक उपयोग करेंगे तो कमी हो सकती है, परंतु समाप्त लगभग ये नहीं होगा। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग, 1/4 को छोड़ करके ये 3/4 जो भाग है वो जल से ढका हुआ है और इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। जल का ग्रह है पृथ्वी। बहुत सारे ग्रहों पर बूंद तक नहीं पाई जाती है पानी की, परंतु पृथ्वी का 3/4 भाग ही जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जल ग्रह भी हम कह सकते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुआ था वो महासागर जल में उत्पन्न हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं, जो विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय होता है, यानी कि क्या होता है, खारा होता है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप कहोगे कि अगर पृथ्वी पर 3/4 मात्रा में जल उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी क्यों है, तो हमें पता है जो महासागरों का जल होता है, महासागरों का जल जो होता है वो होता है खारा, जो पीने योग्य नहीं होता है। उसको हम पीने में उपयोग में नहीं ले सकते हैं, सिंचाई में उपयोग में नहीं ले सकते हैं। और पीने योग्य जल जो है वो पृथ्वी पर मात्र आप मानो तो सिर्फ हमें 3% से कम जल पीने योग्य है और जो 97% जल जो है वो खारा जल है, महासागरों में उपलब्ध हैं।
वह खारा जल है। तो मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है जल, क्योंकि वह लवणीय है। और अलवण जल केवल कितना बता रखा है, 2.7%। कितना, 2.7% ही पीने योग्य जल है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ चादरों में हिमानियों के रूप में है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। मतलब कि जो 2.7% है उसमें से भी 70% जो भाग है वह जमा हुआ है बर्फ के रूप में। तो फिर जो 30% जल है और अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है अभी हमारे पास, जो नदियों में, भूमि में, झीलों में मौजूद हैं और मानव उपयोग उसका करता है। यह भौम जल यानी भूमिगत जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में भी तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में ये पाया जाता है। एक तथ्य बता रखा है कि आप जानते हैं एक टपकता नल, बहुत सारे के लोगों के घरों में जो नल है उस टैप से बूंद बूंद गिरती रहती है। वो टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल को वेस्ट कर देता है, व्यर्थ वो गिर जाता है। अगर हम उसे एक वर्ष तक अगर उस टपकते हुए जल को इकट्ठा करें तो 1200 लीटर तक जल हम बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जल को बचाना है और जल की महत्वता को जानना है। आगे के टॉपिक में हम जल के लवणीय गुण, जल का प्रति व्यक्ति कितना उपयोग होता है खाने में, ये बता रखा है अपने पास, एक सारणी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जल की उपलब्धता और उसकी कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में, जल को कैसे बचाया जाए उसके बारे में हम अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।